दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसी जादुई पेड़ है जिसको ढूंढने के लिए आज तक कई सारे लोग इस जंगल में रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पेड़ है जिसके बस एक फूल से कोई भी जख्म, बीमारी या फिर कोई भी श्राप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है। और किसी को अगर इस पेड़ की एक फूल मिल जाती है तो वो हमेशा जवान रहता है। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1556 में, जहाँ पर डॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ अमेज़न जंगल में एक ऐसी जादुई पेड़ की तलाश कर रहा है जिसे टीयर्स ऑफ द मून के नाम से जाना जाता है। अब डॉन और उसके साथी उस पेड़ को ढूंढ ही रहे थे, तभी अचानक जंगल के पेड़ पौधों इन पर हमला कर देते हैं। अब जब वो मरने वाले होते हैं कि यहाँ के कबीले के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए सभी को अपने कबीले में ले जाते हैं। अब जब डॉन और इसके साथी ठीक हो जाते हैं तो डॉन को इस बात का पता चल जाता है कि इन कबीले वालों को उस जादुई पेड़ के बारे में पता है, इसलिए डॉन उनसे उस पेड़ का पता पूछता है। असल में कबीले के सरदार के गले में एक चाबी होती है जो डॉन उससे मांगता है, जो उस पेड़ तक पहुँचने का इकलौता चाबी है। जब सरदार मना कर देता है तो डॉन अपने साथियों के साथ मिलकर सभी लोगों को मार देता है और पूरे कबीले को जला देता है। पर कबीले का सरदार मरने से पहले उन्हें श्राप देता है कि तुम सब हमेशा इसी जंगल में भटकते रहोगे और कभी भी उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाओगे, और गलती से तुम में से कोई भी अगर इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। अब इस घटना के कई सालों बाद लंदन में डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसका भाई भी होता है जो उसका असिस्टेंट भी है। वो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सामने उसी रहस्यमयी पेड़ के बारे में बताते हैं जिसे ये टीयर्स ऑफ द मून कहते हैं। ये कहते हैं कि उस पेड़ के फूल से दुनिया के किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और इंसान को एक लंबे समय तक जवान बनाकर रख सकता है, और हम ब्रिटिश वॉर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले ब्रिटिश सरकार को तीर के आगे का एक सिरा मिला होता है और ये वही चाबी होती है जो सन 1556 में डॉन कबीले के सरदार से हासिल करना चाहता था, जो उसके गले में थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस तरह की किसी भी चाबी और किसी भी फूल पर यकीन नहीं करती, इसलिए वो लिली और उसके भाई को वो चाबी देने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन लिली किसी भी तरह उस फूल तक पहुँचना चाहती है, इसलिए वो यहाँ से चाबी चुराकर भाग जाती है, जिससे प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि प्रिंस भी उस रहस्यमय फूल को हासिल करना चाहता है और वो किसी भी कीमत पर अब लिली को पकड़ना चाहता है। लिली अपने भाई के साथ एक पुराना मैप लेकर और उस चाबी को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां से उसे अपने आगे का सफर तय करना है। उसके बाद वो वहां पर एक गाइड से मिलते हैं जिसका नाम होता है फ्रैंक, और जब वो फ्रैंक को उन जंगलों में जाने के लिए कहती है तो फ्रैंक साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। पर जैसे ही फ्रैंक लिली के गले में उस चाबी को देखता है तो वो फौरन मान जाता है क्योंकि उसे भी इस चाबी के बारे में पता होता है। और अब जब वो यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी इंग्लैंड का प्रिंस इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फ्रैंक की चालाकी और बहादुरी से फ्रैंक लिली और उसके भाई को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन प्रिंस इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था क्योंकि किसी भी तरह से वो लिली के गले में जो चाबी है उसे हासिल करके टीयर्स ऑफ द मून तक पहुँचाना चाहता है। इसीलिए प्रिंस अपने आदमियों के साथ नदी के उस किनारे तक पहुँच जाता है जहाँ जमीन के नीचे एक बहुत गहरी गुफा होती है। प्रिंस अपने आदमियों के साथ जमीन के नीचे जाता है और वहाँ पर देखता है कि डॉन और उसके सभी साथी यहाँ पर पत्थर बन चुके हैं। प्रिंस के दिमाग में अब एक शैतानी आइडिया आता है। वो जानता है कि ये सब के सब श्राप के कारण नदी पार करने की वजह से पत्थर के बने हैं, इसलिए वो डॉन की मूर्ति के ऊपर नदी की कुछ पानी छिड़कता है और तभी उसकी मूर्ति में हलचल होती है और वहाँ से एक भयानक सांप निकलता है। उसके बाद प्रिंस डॉन से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे वो चाबी चाहिए जो इस वक्त लिली के पास है, जो टीयर्स ऑफ द मून की इकलौती चाबी है। मुझे सिर्फ एक बार वो चाबी मिल जाए तो इसके बाद मैं टीयर्स ऑफ द मून को हासिल कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर जो श्राप है उससे मैं तुम्हें भी मुक्त कर दूंगा। अब डॉन अपने सांप के जरिए हाँ में जवाब देता है और इसके बाद प्रिंस इन सब के ऊपर कुछ पानी डालकर इन्हें आजाद कर देता है। अब वहीं शिप में लिली को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर फ्रैंक ने बहुत सारे नोट्स बनाकर रखे थे जिसमें उसने एक पिक्चर बार बार ड्रॉ करके रखा था, और ये पिक्चर होती है टीयर्स ऑफ द मून की, जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि फ्रैंक भी उस पेड़ के पीछे है और वो उन्हें गाइड नहीं कर रहा बल्कि उनके जरिए वो टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचना चाहता है। अब यहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और कहता है कि अब मैं इसे नहीं ढूंढ रहा, असल में मैं भी कई सालों तक इसे ढूंढता रहा लेकिन मुझे ये नहीं मिला। लेकिन लिली उसे कहती है कि अब हम उसे हासिल कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास टीयर्स ऑफ द मून की चाबी है। पर इससे पहले कि ये आगे कुछ बात करते, इन्हें यहाँ के बहुत सारे जंगली लोग घेर लेते हैं और सभी को पकड़कर बांध देते हैं। पर फ्रैंक को उनकी भाषा आती है, इसलिए वो उनकी भाषा में उनसे बात करता है। लिली पूछती है
है कि तुम क्या कह रहे हो। फ्रैंक कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग मुझे पकड़ लो और लिली और उसके भाई को छोड़ दो, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें चाबी चाहिए, तभी हम तुम्हें जाने देंगे। पर लिली वो चाबी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती। वो चालाकी से अपने बंधे हाथों को खोलकर कबीले के सरदार पर हमला करने वाली होती है कि सरदारनी अपना मुखौटा हटाती है और बताती है कि फ्रैंक उन्हें पहले से जानता है और उसी के कहने पर ही उन्होंने ऐसा किया था। अब लिली समझ जाती है कि फ्रैंक उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो उसे कस के एक थप्पड़ मारती है। अब यहाँ पर जो कबीले की लीडर होती है वो लिली के गले की चाबी के निशानों से उसे समझाती है कि किस तरह से वो टीयर्स ऑफ द मून तक पहुँच सकती है, और साथ ये भी बताती है कि ये फूल कुछ ही पलों के लिए खिलता है और वो भी उस रात को जब ब्लड मून निकलता है। अब लिली फैसला करती है कि वो आगे का सफर अकेले ही तय करेगी, लेकिन फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि आगे का सफर और भी मुश्किल और खतरनाक होने वाला है और तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी है, इसलिए तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। पर लिली फ्रैंक के समझाने पर भी नहीं मान रही थी और वो बोलती है कि मैं अब तय कर चुकी हूँ कि मैं अकेले ही जाऊंगी। वे बात कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर डॉन और उसके साथी आ जाते हैं। डॉन और उसके साथी यहाँ पर बहुत खतरनाक दिख रहे होते हैं, क्योंकि कई सौ सालों के बाद वो अब आम इंसानों जैसे नहीं रहे, बल्कि एक तरह के ज़ॉम्बी जैसे बन गए हैं। अब वो सब के सब लिली के ऊपर हमला करना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक लिली के साथ देता है और बड़ी बहादुरी से सबका सामना करता है। पर किसी तरह से डॉन का एक साथी लिली के गले से वो चाबी निकाल लेता है और डॉन को दे देता है। इसके बाद फ्रैंक डॉन के पास जाता है और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और वो चाबी डॉन के सांप के मुंह में होता है। फ्रैंक किसी तरह से उसके सांप को पकड़कर उससे चाबी हासिल कर लेता है और तभी डॉन अपनी तलवार से फ्रैंक के सीने में वार कर देता है और वो नीचे खाई में गिरने लगता है। तभी वो उस चाबी को लिली की तरफ फेंक देता है और लिली पकड़ लेती है, लेकिन उसे फ्रैंक की मौत का बहुत दुख होता है। अब यहाँ पर जो कबीले की सरदार होती है वो लिली से कहती है कि तुम नदी के उस पार चली जाओ, वहाँ पर कोई भी तुम तक नहीं पहुँच पाएगा। तभी लिली नदी के दूसरी तरफ पहुँच जाती है और बच जाती है। लेकिन अगली सुबह वो देखती है कि नदी के किनारे किसी की डेड बॉडी है और जब वो ध्यान से देखती है तो ये फ्रैंक होता है और अभी भी वो जिंदा होता है। लिली उसे उठाती है तो देखती है कि फ्रैंक बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अब फ्रैंक अपने बारे में लिली को सब कुछ सच सच बताता है कि वो भी डॉन की तरह एक श्रापित है और 400 सालों से जिंदा है। वो बताता है 400 साल पहले मैं भी डॉन की टीम के साथ यहाँ पर आया था। डॉन की बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी, इसीलिए हमें टीयर्स ऑफ द मून की जरूरत थी, लेकिन जब हमने कबीले वालों को मार दिया तो उन्होंने हमें श्राप दिया। उसके बाद मेरे सभी साथी नदी के उस पार जाने की कोशिश की और पत्थर के बन गए, लेकिन मैं पत्थर का नहीं बना, क्योंकि मैं नदी के उस पार कभी गया ही नहीं। मैं हमेशा नदी के इसी तरफ रहा। मैंने कबीले को फिर से बसाया और खुद एक टूर गाइड बन गया। सब कुछ सुनने के बाद अब लिली और फ्रैंक फैसला करते हैं कि ये दोनों मिलकर टीयर्स ऑफ द मून को लेने के लिए जाएंगे। उसके बाद लिली अपने भाई को कबीले वालों के पास छोड़कर फ्रैंक के साथ आगे निकल जाती है, लेकिन प्रिंस जो पागलों की तरह लिली को ढूंढ रहा था वो किसी तरह लिली के भाई तक पहुंच जाता है जो कबीले वालों के साथ था, और उसे अपनी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए ये बताना पड़ता है कि लिली और फ्रैंक किस तरफ गए हैं। और इस तरफ फ्रैंक और लिली को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें वो चमत्कारी पेड़ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं भी इन्हें वो दरवाजा नहीं दिख रहा होता है जिसकी चाबी लिली के गले में है। अब फ्रैंक पानी के नीचे जाता है और देखता है कि वो दरवाजा पानी के नीचे डूबा हुआ है। इसके बाद फ्रैंक ऊपर आकर लिली को पानी के नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन लिली पानी के नीचे नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। फ्रैंक उसे हौसला देता है और समझाता है कि हम दोनों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद ये दोनों के दोनों पानी के नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे जाने के बाद अचानक लिली का पैर एक जगह पर लगता है जिससे वो एक लोहे की पिंजरे के अंदर फंस जाती है और जल्दी अगर वो ऊपर नहीं गई तो सांस न लेने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वहीं पर फ्रैंक उसकी मदद करता है। वह ऊपर से अपने मुंह से ऑक्सीजन लाकर लिली के मुंह में देता है ताकि वो उस पिंजरे को खोल सके। तभी वहाँ पर बहुत सारी पिराना मछली भी आ जाती है। इससे पहले कि वो मछलियाँ लिली पर हमला करते फ्रैंक उनके आगे आ जाता है और इसी बीच लिली दरवाजा खोल देती है। अब यहाँ पर जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा नीचे समा जाता है और ये जगह पूरी तरह से सूख जाती है। पर इससे पहले कि ये अंदर जाते यहाँ पर प्रिंस आ जाता है जिसके पास लिली का भाई भी होता है। वो उसके भाई के सिर पर बंदूक रख देता है और लिली से कहता है कि मुझे वो चाबी दो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई का सर उड़ा दूंगा। अब लिली को उसे चाबी देनी ही पड़ती है और अब ये सब के सब अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो विशाल चमत्कारी पेड़ होता है जिस पर वो जादुई फूल खिलता है जिससे इंसान अमर हो सकता है। लेकिन ये पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ होता है। अब लिली कहती है, हो ना हो इस चाबी को इस पेड़ पर कहीं न कहीं लगाना होगा जिससे ये पेड़ दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। वो ये बात फ्रैंक से पूछती है क्योंकि फ्रैंक पिछले 400 सालों से जिंदा है। फ्रैंक कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो एक फूल तुम्हें मुझे भी देना होगा क्योंकि मैं अपनी श्राप को खत्म करके हमेशा के लिए इस जिंदगी से मुक्त होना चाहता हूँ। ये सुनकर लिली को बहुत दुख होता है क्योंकि अब
वो कहीं न कहीं फ्रैंक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो नहीं चाहती कि फ्रैंक की मौत हो। अब फ्रैंक उस जगह को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पर चाबी को लगाया जाना है, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिलती और वो ये बात लिली से पूछता है। लिली कहती है कि अगर मैं बताऊंगी तो एक फूल मुझे भी देना होगा। अब प्रिंस दोनों की चालाकी को समझ जाता है और कहता है कि फूल तुम दोनों को एक ही मिलेगा, ये तुम दोनों को तय करना है कि वो फूल कौन रखेगा। फ्रैंक लिली से कहता है कि फूल तुम रख लेना, लेकिन मुझे आजाद जरूर कर देना। लिली कहती है ठीक है, लेकिन अब लिली को भी वो जगह नहीं मिल रही होती है जहाँ पर चाबी को लगाना है, और अगर जल्द इन्होंने वो चाबी सही जगह पर नहीं लगाया तो ब्लड मून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगर इन्होंने चाबी लगाई भी तो इस पेड़ पर फूल कभी नहीं खिलेंगे। अब यहाँ पर लिली को वो बात याद आती है जो उसे कबीले की उस लीडर ने कही थी। उसने कही थी कि इस चाबी के अंदर एक सांप का दिल है, और जब वो उस चाबी को तोड़ेगी तो उसके अंदर से एक चमकदार नगीना निकलेगा जो एक दिल की तरह होगा, और वो उसे यहाँ पर बनी एक सांप की आकृति के दिल की जगह पर लगा देगी। अब जैसे ही वो ऐसा करती है तभी पूरा का पूरा पेड़ चमकना शुरू हो जाता है और फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर प्रिंस बहुत खुश हो जाता है और उसके मन में यही होता है कि वो सारे के सारे फूल लेकर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन तभी फ्रैंक उसके आदमियों पर हमला कर देता है और वही लिली को दिखाया जाता है जो एक रस्सी के सहारे पेड़ के ऊपर चली जाती है। पर अब ब्लड मून खत्म होने वाला है और उससे पहले फूल को तोड़ना होगा। जैसे ही वो फूल तक पहुँचती है तभी ब्लड मून खत्म हो जाता है और सारे फूल भी खत्म हो जाते हैं, पर वो लकीली फूल की एक पंखुड़ी को तोड़ लेती है और अब वही फूल की इकलौता पंखुड़ी है जो सिर्फ लिली के पास है। अब उसके पास प्रिंस आ जाता है और कहता है कि मुझे ये दे दो, लेकिन लिली उसे नीचे फेंक देती है जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। यहाँ पर डॉन और उसके साथी भी आ जाते हैं। वो लिली के ऊपर हमला करना चाहते हैं, लेकिन तभी फ्रैंक उन्हें वो फूल की पंखुड़ी दिखाता है जो देखकर डॉन और उसके सभी साथी उसके पीछे आने लगते हैं। तभी फ्रैंक लिली के भाई को अपनी बोट से उतारकर खुद वो बोट लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं प्रिंस को दिखाया जाता है जो इनके पीछे जाना चाहता है, लेकिन ऊपर से एक पत्थर गिरता है जिससे वो मर जाता है। अब लिली अपने भाई के पास जाती है जो उसे एक कपड़े का टुकड़ा देता है जो फ्रैंक ने उसे जाते समय दिया था। अब जब लिली उसे खोलती है तो उसके अंदर वही जादुई पंखुड़ी होती है। वही फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसके पीछे डॉन और उसके सभी साथी होते हैं, और तभी फ्रैंक की बोट एक बहुत बड़ी चट्टान से टकराती है जिससे फ्रैंक, डॉन और उसके सभी साथी पेड़ की उन लताओं से दोबारा से लिपटना शुरू हो जाते हैं। अब लिली अपने भाई के साथ उस जगह पर जाती है और देखती है कि फ्रैंक भी पत्थर का बन चुका है। वो उसके चेहरे पर हाथ लगाती है, लेकिन कोई भी हलचल नहीं होती, और अब वो चमत्कारी फूल जो उसके पास है वो फ्रैंक के मुंह पर रख देती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो फूल अपने आप ही गायब हो जाता है। उसके बाद लिली और उसका भाई उदास होकर यहाँ से जाने लगते हैं, और तभी इन्हें फ्रैंक की चीते की आवाज सुनाई देती है जो फ्रैंक का एक पालतू चिता होता है। तभी लिली वापस दौड़ के आती है और देखती है फ्रैंक फिर से वापस एकदम ठीक हो गया है, और देखती है अब फ्रैंक के शरीर से ब्लड निकल रहा है, जिसका मतलब ये है कि फ्रैंक अब एक आम इंसान बन चुका है और श्राप मुक्त हो चुका है। तभी वो दोनों ऊपर देखते हैं कि पेड़ के ऊपर और एक पंखुड़ी अभी भी बचा हुआ है। दरअसल ब्लड मून की जो आखिरी रोशनी की चिंगारी थी वो उस जगह पर पड़ रही थी। उसके बाद लिली उस फूल को भी तोड़ लेती है, और अब ये सब वापस इंग्लैंड आ जाते हैं, और आने के बाद लिली उस फूल से बहुत सारे मेडिसिन बनाती है जिसे वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि लंदन में लिली फ्रैंक को इस दुनिया के तौर तरीके सिखा रही है कि किस तरह से इस एडवांस दुनिया में रहा जाता है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो फीडबैक देने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।